बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का थर्ड टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो बच्चों, इंटरफेरेंस क्या चीज़ है? इंटरफेरेंस बेसिकली टू वेव्स का ओवरलैप करना और उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसी को हम इंटरफेरेंस का नाम देंगे। When two or more waves overlap each other, there is a resultant wave. This phenomena is known as interference. मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप करती हैं तो उनके ओवरलैप करने से एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसको हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ जो वेव्स हैं वो बनती हैं इंटरफेरेंस। उनमें से फर्स्ट बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसके बाद हमारे पास एक बनती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, यहाँ पे हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फ़र्ज़ कर ले हम कोई दो वेव्स लेते हैं, ठीक है। एक वेव हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करने के लिए हम कहते हैं कि एक वेव हम ये ले रहे हैं, इसी के साथ हम दूसरी वेव को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। देखें, यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रही है, तो ये जो वेव लेंथ, कंप्लीट वेव लेंथ है, इस वेव की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? 1 लैम्डा के इक्वल। इसी तरह इस वेव की भी जो वेव लेंथ है वो किसके इक्वल है? 1 लैम्डा के इक्वल। स्टार्ट दोनों सेम पॉइंट से हो रही हैं, तो फेज डिफरेंस इनका क्या होगा? इनका फेज डिफरेंस बनेगा 0। सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, अब अगर ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन के अंदर प्रोपागेट कर रही हैं तो इनकी प्रोपागेशन की वजह से या इनके ओवरलैप होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह की वेव बनेगी और इसको हम नाम देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। देखें, जब ये दोनों वेव्स आपस में ऐड होंगी, क्रस्ट क्रस्ट के साथ ऐड होगा तो हमारे जो क्रस्ट का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह जब ट्रफ में ऐड होगा तो ट्रफ का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और रिजल्टेंट वेव इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। मीन के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वर्ड कंस्ट्रक्ट से निकलता है कि हमारी जो वेव्स दो ओवरलैप हो रही थी वो कंस्ट्रक्ट होके हमें उन्होंने एक बड़े एम्पलीट्यूड में जो रिजल्ट प्रोवाइड किया। अच्छा स्टूडेंट, सम टाइम ऐसा भी होता है कि फ़र्ज़ कर लें जो फर्स्ट वेव है इसको तो हम यहाँ पे इसी तरह से प्लेस करते हैं, लेकिन सेकेंड वेव को हम, जो इसने पहली अपनी 1 लैम्डा वेवलेंथ कंप्लीट की है, नेक्स्ट यहाँ से हम इसकी जो वेव है उसको स्टार्ट करते हैं इस तरह से। अब हमने जो पहली वेवलेंथ के अंदर दूसरी वेवलेंथ को ऐड किया है उसको हमने फेज डिफरेंस 2 पाई से ऐड किया है। अब यहां पे फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई कैसे हुआ? देखें, एक कंप्लीट वेव का जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। मीन के 0, 90, 180, 270 और 360। 180 होता है पाई के इक्वल और 360 होता है 2 पाई के। तो देखें, आपकी वेव 360 से स्टार्ट हो रही है, तो अब यानी कि एक वेव के अंदर जो दूसरी वेव ओवरलैप करेगी वो 2 पाई के फेज डिफरेंस से कर रही है, तो इसका भी जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही शो करेगा। लेकिन अब हमारे पास जो फेज डिफरेंस था वो कितना है? 2 पाई के इक्वल हो गया और जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो 2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज के 1 लैम्डा तो ये हमारे पास है और नेक्स्ट 1 लैम्डा ये है, तो टोटल हमारे पास जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो 2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें n नंबर ऑफ इसी तरह से वेव्स गिवन है और हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम एक अगर जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो उसके लिए हम लिखेंगे m इंटू लैम्डा। ठीक है, m लैम्डा से मुराद कि अगर आप 1 लैम्डा रखते हो तो इसका मतलब है आपकी दोनों वेव्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट ले रही हैं। अगर आप m की जगह 2 पुट करते हो तो इट्स मीन कि एक वेव तो अगर आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी 1 वेवलेंथ छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट वेवलेंथ अपनी बना रही है। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पे जो m हम ले रहे हैं वो m किसके इक्वल होगा? 1, 2,
3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दो वेव्स लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही हैं, लेकिन अब वो जब ओवरलैप करेंगी तो वो 180 के फेज डिफरेंस से ओवरलैप कर रही हैं। यहां पे हमने देखा था कि दोनों जीरो फेज डिफरेंस से ओवरलैप कर रही थी। यहाँ पे फेज डिफरेंस हमने देख लिया कि हमने दो वेव को ऐड तो कर लिया, लेकिन फेज डिफरेंस हमने रखा 180। आप उसको पाई के साथ भी लिख सकते हैं, पाई फेज डिफरेंस के साथ हमने इनको ऐड किया। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, जो हमारा क्वेश्चन था रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखें पहले दोनों पॉइंट तो जीरो पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट भी जीरो लाई करेगा। नेक्स्ट ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉजिटिव है, ये एक्सट्रीम नेगेटिव है, या सिंपल आप ये कह सकते हैं क्रस्ट में ट्रफ ऐड हो रहा है। तो जब क्रस्ट के अंदर एक ट्रफ ऐड होता है तो परफॉर्म होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट्स मीन कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी मेन लाइन के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। दोबारा से दोनों पॉइंट्स मेन पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट भी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट दोबारा से ट्रफ ऐड हो रहा है क्रस्ट के अंदर, तो दोबारा से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पॉइंट मीन पोजीशन के ऊपर लाई करेगा। और लास्ट पे फिफ्थ पॉइंट दोबारा से मीन पोजीशन को टच कर रहा है। इट्स मीन कि ये हमारी बन गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगी, जब आप फेज डिफरेंस पाई फेज डिफरेंस के साथ आप जब वेव्स को ऐड करेंगे, या सिंपल आप जो पाथ डिफरेंस उसको नाम देते हैं, पाथ डिफरेंस यहां पे कितना रखेंगे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस आपका होगा λ/2। ठीक है, कंप्लीट 1 लैम्डा जो होता है वो 360 होता है, हम उसको 180 से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे λ/2। सेम इसी प्रोसेस की तरह हम देखते हैं कि अगर एक वेव हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और सेकंड वेव, ये एक वेव कंप्लीट होने के बाद यहां से स्टार्ट हो रही है दोबारा से, तो बच्चों देखें यहां पे अब जो फेज डिफरेंस है वो कितना बन जाएगा। फेज डिफरेंस देखें यहां से यहां तक 360 मीन के 2 पाई यहां तक हो गया, फिर यहां से यहां तक भी एक वेव बनेगी और यहां से नेक्स्ट ये वेव स्टार्ट हो रही है, मीन के हाफ वेव उसके अंदर और ऐड हो रही है। तो अब जो हमारा फेज डिफरेंस बन जाएगा वो 3 पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 पाई के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह जो आपका पाथ डिफरेंस है वो भी अब हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 λ/2 के इक्वल। कैसे, हमने देखा था इस पॉइंट पे हमारे पास जो फेज डिफरेंस आ रहा था कितना था λ/2, प्लस अब ये हमारे पास जो 1 लैम्डा था वो ऑलरेडी उसमें ऐड हमने कर लिया हुआ है, तो हम यहां पे लिख देंगे 1। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर 3 λ/2 के इक्वल आएगा। तो इट्स मीन कि अगर हम इसके लिए एक जनरल फार्मूला लिखना चाहें, जैसे हमने यहां पे लिखा, तो हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल फार्मूला लिखेंगे 1m + 1/2 × लैम्डा। यानी कि जब आप जीरो पुट करेंगे तो उस वक्त पे आपके पास आंसर आएगा m = 0, और उस टाइम पे आपका आंसर आएगा λ/2, मीन कि आप इस कंडीशन में लाई कर रहे हैं। जब आप m को 1 पुट करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, और दोबारा से हमारे पास m 1 पुट करने से 3 λ/2। इसी तरह जब आप m को 2 पुट करेंगे तो m को 2 पुट करने से 5 λ/2। हमेशा जब आप λ/2 इंटेग्रल से वेव्स को ऐड करेंगे तो बनेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब भी आप उसको λ1 λ2 लैम्डा या 3 लैम्डा के फेज डिफरेंस से ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम कुछ दो कंडीशंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो कौन सी जो दो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती। उनमें से जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। जो आप लाइट यूज करेंगे वो आपकी मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन सी होती है, जो सिंगल वेवलेंथ रखती हो। ठीक है, ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ रखती हो। सिंगल वेवलेंथ से क्या मुराद, कि लाइट एक जैसी हो, एक कलर की लाइट हो, उसको हम नाम देंगे
मोनोक्रोमेटिक लाइट का, मतलब कि जब एक कलर की लाइट होगी उसकी एनर्जी सेम होगी, उसकी वेवलेंथ सेम होगी, वो वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो होगी। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन जो इसके लिए देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो लाइट है वो लाइट की जो वेव्स हैं वो मस्ट बी कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट से मुराद क्या, कि कोहेरेंट से मुराद ये कि जो हमारे पास वेव्स बनेंगी उनमें जो फेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फेज से आप क्या मुराद ले सकते हैं कि मीन के जब कोई क्रस्ट किसी क्रस्ट में ऐड होगा, ट्रफ किसी ट्रफ में ऐड होगा, ठीक है, तो तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती जाएगी। अदरवाइज किसी क्रस्ट में अगर ट्रफ ऐड हो रहा है या ट्रफ में क्रस्ट ऐड हो रहा है तो फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। तो ये दो फिनोमिना फुलफिल होने चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, अदरवाइज आपकी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो आई होप सो कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारी बनती है इसको नेक्स्ट हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।